ऐड क्लास एम्प्लॉई डॉट सी। हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास ऐड कर ली एम्प्लॉई नाम की, ठीक है। और सिंपली चलते हैं, इसमें कुछ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से पब्लिक int id मैंने ले लिया, ठीक है। लेट्स से पब्लिक स्ट्रिंग नेम ले लिया, पब्लिक और लेट्स डेसिमल सैलरी। तीन वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, डिफाइन कर लिया। देन अब मैं चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर में वैल्यू सेट करना, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट, एक्चुअली अगर मैं बोलूँ इनकी वैल्यू मुझे एक्चुअली में, जैसे मैंने एक क्लास बना ली एम्प्लॉई, ठीक है। अब इस क्लास को मुझे कहाँ से एक्सेस करना होगा, मैन मेथड से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू बेसिकली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। तो इस क्लास के यानी कि इन मेंबर्स को, जो मेंबर्स मैंने डिक्लेयर किए हैं, इन्हें मेमोरी प्रोवाइड होगी। अब मेमोरी जब इन्हें प्रोवाइड होगी तो इनमें हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बोलूं, मैंने बनाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम्प्लॉई, जस्ट emp इक्वल न्यू एम्प्लॉई, इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना तो बेसिकली यहाँ पर मेथड क्या यूज हुई है, सिंपल ये है आपका कंस्ट्रक्टर नेम, सॉरी क्लास नेम हो गया ये आपका, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नेम हो गया, इक्वल न्यू कीवर्ड जस्ट फॉर डिक्लेयर न्यू मेमोरी, ठीक है। और ये हो गया कंस्ट्रक्टर नेम, ये उसका कंस्ट्रक्टर है जो बेसिकली क्या करेगा, इस क्लास के मेंबर्स को मेमोरी प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। एंड अगर अब हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे, जस्ट emp डॉट करेंगे, तो हमें देखिए आईडी, नेम और सैलरी, ये तीनों चीजें हमें एक्सेस हो रही हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें हमें एक्सेस हो रही हैं। तो यहाँ से किसी की वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जस्ट आईडी सिंपल मैंने दे दिया समथिंग, नेम इक्वल दिया emp डॉट नेम इक्वल दिया मैंने राहुल, एंड emp डॉट सैलरी इक्वल दिया मैंने डेसिमल में 1000 कुछ दे दिया ऐसा। ओके, अगर आप अब चाहें, क्योंकि अभी क्या होगा, अगर मैं यहां से करता हूं जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन जस्ट id इज इक्वल प्लस emp डॉट d, तीनों लिखना पड़ेगा तो कैसे? हाँ वो तो आपको मैसेज है, ये तो आपको थोड़ा सा देना पड़ता है मीनिंगफुल करने के लिए काम को। ये तो इंटरफेस होता है यूजर का, आपको अपना करना पड़ता है। आईडी नेम सैलरी, दैट्स इट। लेट्स से कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। बेसिकली देखिए होगा क्या यहाँ पे जब हम यहाँ से कॉल करेंगे, सिंपली जब प्रोग्राम आपका कॉल होगा तो आपका सबसे पहले मेन मेथड कॉल होगा, यहाँ पर आएगा, सबसे पहले क्या करेगा, एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो बेसिकली इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अभी जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि अभी हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है। जब तक हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करेंगे तब तक जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, और इसे कॉल कौन करेगा, कंपाइलर, इसे कंपाइलर कॉल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आईडी, नेम, सैलरी, इन तीन मेंबर्स को मेमोरी प्रोवाइड हो जाएगी। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर उसमें वैल्यू सेट कर पा रहे हैं और उसकी वैल्यू को गेट कर रहे हैं, मतलब ये वैल्यू यहाँ से उसमें पास कर रहे हैं जो सेट होगी, और ये वैल्यू गेट करने का तरीका, ठीक है। और अगर आप रन करें तो आपको वो सारी वैल्यू सेट होकर के गेट हो जाएंगी या मिल जाती है। जस्ट लुक लाइक दैट आईडी नेम, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर अभी कॉल हो रहा है, इस क्लास के मेंबर्स को जो मेमोरी मिल रही है, जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इस कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ पे, बिना कंस्ट्रक्टर कॉल हुए मेमोरी नहीं मिलती उसे। अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाए और डायरेक्टली कोई काम करने का प्रयास करें तो देखिए एरर आ जाएगी। क्यों? इस मेंबर्स को मेमोरी तो है ही नहीं। जो क्लास काम कर रहा हूं मेमोरी प्रोवाइड करूंगा। क्लास तो हम रेफरेंस, क्लास एक डिक्लेरेशन है, क्लास में हम केवल डिक्लेयर कर रहे हैं चीजों को, लेकिन जब उन चीजों को हमें यूज करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मतलब ये है हम उसे मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मेमोरी प्रोवाइड होगा तो उस क्लास के अंदर जितने मेंबर्स रहेंगे वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइव हो जाते हैं, क्योंकि मेमोरी मिलने के बाद ही वो लाइव होते हैं, अदरवाइज वो डेड कंडीशन में होते हैं। कंस्ट्रक्टर बनने का क्या होगा क्या? ठीक है, तो अगर ये तो हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। अच्छा, इन सब काम को जो हम यहाँ पर बेसिकली मैन्युअली यहाँ पर सबकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये वैल्यू जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ऑटोमेटिक असाइन हो जाए, एक वैल्यू ऑटोमेटिक असाइन हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे और एक उसका कंस्ट्रक्टर बना देंगे अपनी क्लास का। तो लेट्स से पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नेम का सेम होता है, एम्प्लॉई एंड दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, अगर हमने इस कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं दिया, नॉन पैरामीटराइज हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से console.write टाइम सिंपली समझाता हूं आपको, उसके बाद फिर पैरामीटराइज बनाऊंगा। सिंपल मैंने मैसेज दिया। ठीक है, अच्छा, मैंने देखिए इधर कोई काम नहीं किया है। ठीक है, और इस क्लास को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। इधर कोई काम नहीं किया मैंने, केवल एक कंस्ट्रक्टर यहाँ बना दिया। ठीक है, अगर अभी हम रन करेंगे तो मैसेज क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा आउटपुट? देखिए अभी क्या होगा, जैसे ही आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो स्टेटमेंट्स रहेंगे सबसे पहले वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसका मतलब सबसे पहले आपका जो आउटपुट मिल जाएगा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, एंड देन उसके बाद वैल्यू असाइन होंगी उस पे वेरिएबल में, आईडी नेम सैलरी में, और फिर वो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, गेट करेगा। जस्ट लुक लाइक दैट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज है अगर मुझे सेट करनी हो यहाँ पर जस्ट डिफॉल्ट रूप से, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ जस्ट आईडी स्ट्रिंग नेम के लिए ले लिया मैंने, एंड लेट्स डेसिमल सैलरी के लिए मैंने लिया सर। ठीक है, 3 वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पर मैंने किया क्या, सिंपली id is equal this id and name is equal n and salary। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एम्बिगिटी प्रॉब्लम आती है। आईडी इधर से भी है, कौन सी आईडी किधर की है पता नहीं है ना। सिंपली आप बोल सकते हैं यहाँ पर दिस डॉट आईडी। देखिए एक कीवर्ड होता है दिस कीवर्ड आपके क्लास के करंट मेंबर्स को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जब क्लास में एक मेंबर को हम कई नाम से कई जगह यूज करते हैं तो वहां पर आ जाती है एम्बिगिटी। भाई जैसे हमने आईडी इधर लिया, इधर भी आईडी लिया, तब उसे नहीं समझ में आ रहा कि किस आईडी में क्या असाइन कर रहे हैं, मतलब इसमें इसको असाइन कर रहे हैं, इसमें इसको असाइन कर रहे हैं।
उसे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने कहा दिस डॉट आईडी, मतलब ये जो आईडी डिफाइन है इस क्लास में, मतलब इस क्लास में जो आईडी डिफाइन है, तो दिस क्लास की आईडी इज इक्वल जो आईडी जो फॉरवर्ड पैरामीटर तौर पे आ रही है वो बेसिकली आपके इस क्लास के करंट इंस्टेंस को लोकेट करेगा, मतलब करंट इंस्टेंस इन द दिस आईडी। तो रियल और सही प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप किसी करंट इंस्टेंस को लोकेट करना चाहें तो दिस करके करें। वैसे नेम के साथ भी अगर अभी देखिए तो नेम नॉर्मल है, नेम काम करेगा, नेम इक्वल यहाँ आएगा, लेकिन अगर आप बेटर होता है आप दिस डॉट नेम करते हैं, दिस डॉट नेम करते हैं तो ये जो वैल्यू साइन होती है केवल इस मतलब इस कंस्ट्रक्टर के लिए साइन होती है, ठीक है। फिलहाल अगर नहीं समझ में आता है तो फिर रहने दीजिए, मैं नेम चेंज करता हूँ, इसको आई का देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे मैं दिस समझाऊंगा। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ओके। एंड अब यहां पर हम गए, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर हमें कंस्ट्रक्टर में सारी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। लेट्स पास द आईडी 101, नेम अमित एंड सैलरी इट्स 5,000 व्हाटएवर, ठीक है। वैल्यू पास कर दी आपने, ये सही हो गया। एंड यू कैन डिलीट दिस थिंग, डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होगा, अभी जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू सप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। और ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें वैल्यू सेट हो जाएंगी आकर के, और उसके बाद जब आप उस वैल्यू को एक्सेस करने का प्रयास करेंगे ये वैल्यू आपको यहाँ पर एक्सेस दे देगी। अगर अब आप देखेंगे ये सही तरीके से काम कर रही हैं सारी वैल्यूज को, आईडी 101, एम्प्लॉय नेम अमित व्हाटएवर एंड एम्प्लॉय सैलरी। ये जो काम हो रहा है ऑटोमेटेड हो रहा है। यहाँ पर मैनुअली हमने कहीं पर अलग से आईडी सैलरी डिपार्टमेंट नेम सप्लाई करने का प्रयास नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी काम करते हैं वो सब ऑटोमेटिक होता है। जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो चीज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है कोड में। तो ऑब्जेक्ट तो दोनों में बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने पहले वाले मेथड कराया था उसमें ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना रहे थे तो उसमें भी ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनता किसका है, क्लास का बनाएगा, क्लास का बनाएगा। तो क्लास भी कौन सी आपके पास है, एम्प्लॉय नाम से। एम्प्लॉय नाम से है ना। क्लास कितनी है आपके पास, क्लास एक ही है, क्लास तो एक ही है तो ऑब्जेक्ट भी एक ही बनेगा। क्लास एक है तो ऑब्जेक्ट भी एक ही बनेगा। अगर आपको उसे बार बार कॉल करना हो डजंट मैटर, जैसे मुझे सर एक बार अपने पिछली क्लास में बिना ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर से डायरेक्ट रन करवा लिया। अगर मैं बोलूं मैं दोबारा उसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अब सप्लाई करता हूँ कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी क्लास का जब भी आप अगेन एंड अगेन ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास के मेंबर्स को अगेन एंड अगेन मेमोरी मिलती है। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार उसे न्यू मेमोरी प्रोवाइड होगी, ठीक है। और नई मेमोरी होगी तो उसमें नए डेटा नए मेंबर्स रख सकते हैं, आप नई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अगर अभी के लिए मैं देखूं यहाँ पर, जैसे पहले का स्टार्टर जब मैंने बनाया यहाँ पर जो मैंने सप्लाई की वैल्यू वो कुछ और थी ना, और अगर दोबारा उसको एक्सेस करना चाहूँ जस्ट 1 के साथ तो आप देखिएगा आपको दो टाइप की वैल्यू मिलेगी, मतलब एक बार तो दूसरी वैल्यू मिलेगी आपको, हाँ, और दूसरी आपके पास वैल्यू जो है वो सेकंड टाइम आ रही है। वेरिएबल आपके पास एक ही है, आईडी एक ही है। आपको पता है कि अगर हम एक वेरिएबल में देखें तो एक बार वेरिएबल में एक बार टाइम में एक ही वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये 101 102 दोनों को स्टोर कर रहा है, आईडी नेम भी वही कर रहा है, क्योंकि उसे नई नई मेमोरी है, मेमोरी अलग अलग है। भाई वेरिएबल एक भले है लेकिन उसमें 2 बार मेमोरी प्रोवाइड हुई है, और 2 बार मेमोरी प्रोवाइड होती है हम 2 बार 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या बोल रहे थे सर? मैं ये बोल रहा था इसमें जैसे आपने एक क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट बन जाएगा? एक क्लास के अंदर नहीं बनता, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास मतलब मेन मेथड में कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर मेमोरी लिमिटेशन,
जितनी बार बनाना चाहो उतनी बार बनाओ, जितनी बार आपको यूज करना उतनी बार बनाओ। सर आपने सेम कंस्ट्रक्टर के दो ऑब्जेक्ट बना लिए इसमें। सेम कंस्ट्रक्टर के दो ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? नहीं क्लास का मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास का दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, दो बार मेमोरी प्रोवाइड की। एक बार मेमोरी मिली उसे EMP नाम से, एक बार ऑब्जेक्ट बना उसका EMP1 नाम से। बस ध्यान रहे जब उसका ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का नेम अलग अलग देना पड़ेगा, सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सेम नाम से मेमोरी दोबारा एलोकेट नहीं हो सकती, एरर आ जाएगी। ठीक है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का ये फंडा होता है। ऐसे कोई कंफ्यूजन हो बताइए। कंस्ट्रक्टर के अंदर डजंट मैटर आप जो भी स्टेटमेंट दे करके रखेंगे वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, डजंट मैटर आप क्या देते हो उसके अंदर। इसका नोट्स मैंने आप लोगों को दिया था डॉक फाइल? नहीं दिया था। आज ले लीजिएगा आप लोग जाने से पहले। इसका नोट्स होगा जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने बना रखे हैं, उस एग्जांपल्स को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इट में .NET बिल्ड एप्लीकेशन पैसे का पब्लिक हो पूरा उसका मैंने बना रखा है इसमें। ठीक है, थ्योरी के साथ सारी चीजें हैं, इसे मैं आपको दे दूंगा, आप लोग इसको स्टडी करिएगा। इसके अंदर है उप्स है, पूरा पूरा उप्स, केवल उप्स उप्स है। हाँ चला जाएगा, फाइल डॉक फाइल है, ज्यादा कुछ है नहीं। बस ये समझने के लिए मैं बनाया था कि आप एग्जांपल से प्रैक्टिस कर सकें फिलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीजें है, ये तो हो गया तरीका कंस्ट्रक्टर बनाने का। ठीक है, और मेमोरी प्रोवाइड करने का। इन द केस आपको अगर मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना है तो आप क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर कॉल करना बहुत आसान है। लास्ट में आपको कॉल करना होता है जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर मेमोरी का यूज करना है, यहाँ पर मेमोरी इसके आगे हमें यूज नहीं करनी है। जस्ट पब्लिक टिल्डे का साइन लगाएंगे एंड क्लास का नेम एम्प्लॉई। साइन का नाम क्या था? पब्लिक के बाद वाला ये साइन, टिल्डे साइन, टिल्डे टिल्डे साइन। जिस नाम से जानना जान लीजिएगा, टिल्डे बोलते हैं इसको। टिल्डे साइन का होगा, अंदर क्लास का नेम होगा एंड दैट्स इट। इसके अंदर आप चाहें तो कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, वैसे दी नहीं जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि मेमोरी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो क्या मतलब है आपको कुछ देने का? अगर आप देना चाहें, यहाँ पर से मैंने यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए नाम ही दे देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन डिस्ट्रक्टर कॉल, कुछ मैंने फिर दे दिया सब। ठीक, तो बेसिकली अगर हम इसको रन करते हैं तो
रन करें तो बेसिकली ये आपका सक्सेसफुली कॉल हो रहा है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये बेसिकली मतलब कॉल होने के बाद जैसे वहां से आएगा, मतलब मेंबर को मेमोरी प्रोवाइड करने के बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद तुरंत क्या होगी, मेमोरी आपकी रिलीज हो जाएगी, सारी की सारी मेमोरी रिलीज हो जाएगी, वैल्यू आपकी असाइन हो जाएगी। अगर आप देखिए बहुत थोड़ा सा मैसेज यहाँ पर आया था हल्का सा डिस्ट्रक्टर कॉल, और अगर मैं इस मैसेज को होल्ड करना चाहूँ यहाँ पर, वैसे होल्ड किया नहीं जाता है क्योंकि जब मेमोरी रिलीज की जाती है तो यूजर को कुछ भी दिखाया नहीं जाता है मेमोरी रिलीज हो रही है क्या हो रहा है, क्योंकि वो काम बैकएंड का होता है, बैक में प्रोसेस की जाती है, उसे दिखाया नहीं जाता। उसे आप यहाँ पर समझने के लिए आप लगा सकते हो, रीड की लगा दिया अगर मैंने, इसमें पब्लिक वगैरह कुछ नहीं लगेगा ना, डायरेक्ट ये लगाया ना आपने, सिंपल डायरेक्ट है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दे रहा है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देखिए अपने आप उसने ऑटोमेटिक पे चला भी गया। क्यों चला गया? क्योंकि जब मेमोरी रिलीज होगी तो जो इस क्लास को मेमोरी मिली है, मेमोरी उसकी हटाई जाएगी। जब मेमोरी क्लीन कर दी जाएगी तो ये लाइन रहेगी कहाँ से, ये भी तो क्लीन हो जाएगा उसके साथ ही, उसके साथ ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नहीं, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, C# में जब हम जिस मेमोरी को या जिस चीज को यूज नहीं करते उसे हम गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपने कोई डाटा मेंबर कोई फाइल ओपन कर लिया, कुछ ओपन कर लिया, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए गार्बेज कलेक्शन होता है कंप्यूटर के लिए, जस्ट लाइक कूड़ा कचरा जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, जिसका यूज नहीं है। C# में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मैनेजमेंट टेक्निक होती है। क्या कर लिया? बोलिए आगे भाई। जाओ बाहर बाहर वॉशरूम में साबुन है वहां पे दो। मुंबई कैसे चला जाए पता ही तो ये कुछ शो तो होगा नहीं, क्या फायदा तो कोई फायदा नहीं, स्टोर इसमें करना नहीं, तो इसकी वजह से कॉल करके छोड़ना होता है आपको बस, क्योंकि आप मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, C# में वैसे तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मैनेजमेंट होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप कुछ समय से किसी मेमोरी को यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो C# का जो कंपाइलर होता है वह उस मेमोरी को ऑटोमेटिक रिलीज कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है। बट प्रॉब्लम एक होती है कि यहाँ पर इस चीज को हम समझ नहीं सकते कि वह उस मेमोरी को कब रिलीज कर रहा है, कब डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि वो CPU शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें होती है CPU शेड्यूलिंग। इसमें FCFS होती हैं, FJF होती हैं, मैकेनिज्म अपनी अपनी उसकी होती है, एल्गोरिथम्स होती हैं। तो उन एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग वो ट्रीट करके डील करके क्या करता है कि आपकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है। तो बेसिकली मेमोरी डिस्ट्रॉय तो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पता नहीं कि मेमोरी को डिस्ट्रॉय कब करेगा, 5 मिनट में करेगा, 10 मिनट में करेगा, 2 मिनट में करेगा, 1 मिनट में करेगा, नहीं पता है। तो अगर हमें समझ में आता है कि भाई हमने जो ऑब्जेक्ट को यूज किया उसे हमें अभी डिस्ट्रॉय करना है, बाकी हम किसी और ऑब्जेक्ट को लोड करने जा रहे हैं और इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि अगर मुझे इसे यूज नहीं करना है हम इसको मेमोरी प्रोवाइड क्यों करें, इसकी मेमोरी को रिलीज करते हैं और दूसरा लोड कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम मैन्युअली उसका डिस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे। अच्छे से डिस्ट्रॉय किया आपने, बट वो तो नहीं दिख रहा है ना लिखा हुआ, तो मतलब वो तो इंटरफेस भी आपको मिलेगा यहाँ पर, बट बैक साइड को डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इंटर किया, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, अपने आप देखिए क्या हुआ, आउटपुट चला गया। हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये कि जैसे डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ मेमोरी से रिलीज करना स्टार्ट किया, मेमोरी रिलीज कर दी। जब मेमोरी रिलीज कर दी उसने तो मेमोरी में डाटा है नहीं, ऑटोमेटिक आउटपुट चला गया। सर एक बार भाई मेमोरी प्रोवाइड रहेगी उसे तभी तो आउटपुट दे पाएगा आपको जीए पे, आपकी स्क्रीन पे। बार रन करना सर, तो ये बार बार कैसे आ रहा है जब आप रन कर रहे हो तो जब डिस्ट्रॉय हो चुका है? अरे तो बार बार ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, बार बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, बार बार मेमोरी मिल रही है उसे, बार बार डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस केस में तो हमने कोई चीज मतलब कॉल कर दी, मतलब जैसे कि अब उसे मतलब हम इस केस रिमूव करना चाहते हैं, तो वो हमें तो सिंपल सी बात है, आप एक वेबसाइट बना, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। अब उसे मान लीजिए आपने एक बटन बना दिया
मान लीजिए गेट इम्प्लाई ना, आपने कर दिया यहाँ पे एग्जिट इम्प्लाई, ठीक है। जैसे आपने गेट इम्प्लाई पे क्लिक किया, इम्प्लाई क्लास का ऑब्जेक्ट बना, सारा डाटा वहां से एक्सेस होकर के आ गया, ठीक है। अब आपने कहा एग्जिट, जैसे आपने एग्जिट बटन पे क्लिक किया, हाँ, तुरंत क्या हुआ, उसका उसी पे डिस्ट्रक्टर आपने कॉल कर दिया, जितना डाटा मिला था सब मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई, मेमोरी रिलीज हो गई, डाटा आपका फिर से खत्म हो गया, पेज आपका बंद हो गया, बस। ठीक है, उसका फायदा केवल इतना है, आप अगर उसे चाहे डायरेक्टली बंद कर सकते थे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डायरेक्टली आप बंद करेंगे तो मेमोरी उसकी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट रैम पर पड़ता है और आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पर पड़ता है, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। क्योंकि आप फ्रंट एंड में बंद वही भले ही कर दें, लेकिन बैक एंड में वह मेमोरी को एलोकेट करके तो रखेगा ही रखेगा। अब मेमोरी एलोकेट करके रखेगा तो जाहिर सी बात है रैम को बिजी करेगा, रैम बिजी होगी प्रोसेसिंग स्लो होगी, ठीक है। आप बहुत सारे एप्लीकेशन में अगर आप देखते हैं कभी कभी उसे हम डायरेक्ट क्लोज करने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट क्लोज नहीं होता है, सीक्वेंस या सिस्टम से होता है, लेकिन वहां पर वही चक्कर होता है, डायरेक्टली उसे क्लोज भी कर देंगे आप, मेमोरी स्पीड डिस्ट्रॉय नहीं होगी, मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं आपको क्लोज करने का, मेमोरी रिजर्व करके रखे रहेगा वो। ये फंडा इसका होता है। तो ये तरीका हो गया डिस्ट्रक्टर को कॉल करने का। तो डाउट इसमें? के साइड उसी से डिस्ट्रक्टर कॉल ही होता है, तरीका होता है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेथड पे, क्लास के नेक्स्ट मेंबर मेथड पे। मेथड के बारे में आप जान चुके हैं, मेथड क्या होती है, क्योंकि हमेशा से मेथड बनाते आए हैं, ठीक है। बेसिकली मेथड बनाने का तरीका क्या होता है, पहले आपको देना होता है मॉडिफायर, ठीक है, देन रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम एंड देन उसके पैरामीटर, जस्ट लाइक जो हमने फंक्शन बताए, फंक्शन मैंने बताया इस चीज को, जस्ट मैंने कहा पब्लिक मॉडिफायर, इट में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या है वो मैं इंकैप्सुलेशन बताऊंगा, एंड रिटर्न टाइप हमारी मेथड किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, व्हाटएवर, एनी काइंड जो आपका डेटा टाइप में आता है, ठीक है। अगर वैल्यू कोई रिटर्न नहीं कर रही है आपकी मेथड, देन वाइड एंड देन मेथड नेम, ठीक है, दैट्स अ गेटर। हाँ देखिए, स्टैटिक का कंसेप्ट मैं बताता हूँ, मैं स्टैटिक मेंबर पे आता हूँ, बताता हूँ। ये बन गई आपकी मेथड। अब इस मेथड में आपके पास जो भी होगा, जो कुछ राइट करना हो, वो सारे डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं पूरी तरह से। पैरामीटराइज हो सकता है, नॉन पैरामीटराइज हो सकता है, रिटर्न टाइप हो सकता है, आउट कीवर्ड हो सकता है, मैंने 7-8 टाइप आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वो सारी मतलब जो चीज वहां आपने पढ़ी वही चीज यहाँ पर भी, वो चीज यही है, सेम है, आपको यहाँ पर ऐसे अप्लाई करना है। बट ये जो मेथड होगी, नॉर्मल मेथड जो होती है, ये हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, जैसे हम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर रहे थे, यहाँ पर इसे हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। इसे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर है, कोई भी क्लास का नॉन स्टैटिक मेंबर है, तो उस मेंबर को डायरेक्टली हम कॉल नहीं कर पाएंगे जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाए। नॉन स्टैटिक मतलब जस्ट लाइक दिस। नॉन स्टैटिक मतलब जिसके सामने स्टैटिक कीवर्ड ना लगा हो, स्टैटिक कीवर्ड जिसके सामने ना लगा हो उसे हम नॉन स्टैटिक बोलते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया, जबकि अगर आप देखेंगे हमने प्रीवियस एग्जांपल के सब में हमने फंक्शन में स्टैटिक लगा रखा था, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन व्हाटएवर लगा रखा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है इस मेथड के सामने भी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हमें किसी क्लास के मेंबर को डायरेक्ट मेमोरी प्रोवाइड करनी है, डायरेक्ट एक्सेस को देना हो, उसे हम स्टैटिक डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी मैं स्टैटिक कीवर्ड पर ही आता हूँ। यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का मतलब होता है कि
क्लास के मेंबर्स को डायरेक्ट मेमोरी प्रोवाइड करना बिना ऑब्जेक्ट बनाए। जैसे ही आपकी क्लास लोड होगी, एप्लीकेशन लोड होगा, डायरेक्ट आपकी क्लास को मेमोरी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे आप सिंपली console.write लाइन यूज कर रहे हैं, console.read लाइन लगाते हैं, console.read की लगाते हैं, ये सब फंक्शन क्या है? आप कंसोल क्या वहां पर है? एक क्लास है, और राइट लाइन रीड लाइन क्या है? फंक्शन है। अब यहाँ पर आप कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, फिर भी आपका फंक्शन आपको कॉल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कंसोल क्लास का राइट लाइन फंक्शन है, ये पूरी तरह से क्या है? स्टैटिक है, जिसकी वजह से इसको डायरेक्ट मेमोरी प्रोवाइड हो रही है और आप इसे डायरेक्ट कॉल कर पा रहे हैं। इन द सेम केस अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना हो, मैं खुद भी बना सकता हूं ऐसी क्लास को, यानी कि स्टैटिक क्लास को या स्टैटिक मेथड या फंक्शन को। ठीक है, हाउ कैन वी डिक्लेयर? जैसे मैंने बनाया एक क्लास, जस्ट ऐड क्लास, इट्स अ स्टूडेंट डॉट सी एस। ठीक, ये मेरी क्लास बन गई। अगर मुझे इसके अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम इसमें ये बनाया मैंने पब्लिक स्टैटिक, मैंने बोला यहाँ पर इंटीजर रोल, लेट्स अ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग पब्लिक स्टैटिक सी। ये दिए मैंने, लेकिन ये तीनों टाइप स्टैटिक हैं। देखिए, जब हमें एम्प्लॉय क्लास के मेंबर को एक्सेस करना था तो हमने क्या किया? एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, लेकिन अगर हम स्टूडेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहें तो जस्ट हम लेंगे डायरेक्टली स्टूडेंट, डॉट करेंगे तो आप देखेंगे नेम फी, आपको यहाँ पर रोल नंबर तीनों एक्सेस डायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमें बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए हम यहाँ पर रोल नंबर सेट कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट नेम सेट कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट फी सेट कर सकते हैं उसकी। ठीक, और अगर हम नॉर्मली इन्हें चाहें तो अब एक्चुअल में वैल्यू सेट भी हो रही है और इन्हें हम गेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब डायरेक्ट हो रहा है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। तो डायरेक्ट मेमोरी नहीं है, डायरेक्ट मेमोरी लोड हो रहा है, डायरेक्ट मेमोरी मिल गई उसे। मतलब स्टूडेंट क्लास को अगर हमने स्टैटिक मेंबर बना दिया तो स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली क्या होगी? मेमोरी प्रोवाइड हो जाएगा, तो इनका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज और देखिएगा, पब्लिक जस्ट मेंबर एक ऐसा बनाते हैं जो नॉन स्टैटिक होगा। मैंने बोला स्ट्रिंग इट्स एड्रेस। ठीक है, अगर हम यहाँ से एड्रेस एक्सेस करना चाहें, जस्ट स्टूडेंट डॉट एड्रेस करें तो देखिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है। वो नॉन स्टैटिक है तो उस केस में उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। एक चीज और है, तो अगर यहाँ पर बनाएं जस्ट पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक बना दें इस पूरी क्लास को। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो मेथड होंगे वो प्योर स्टैटिक हो जाएंगे। मतलब एक होता है कि नॉर्मल स्टैटिक हमने मैनुअल डिक्लेयर किए, अभी ये प्योर स्टैटिक है। ठीक है, तो बेसिकली प्योर स्टैटिक इन द सेंस ये हो गया कि अब इसके अंदर जो मेंबर्स बनेंगे वो सही तरीके से स्टैटिक ही होंगे। जनरली अगर आपको अपनी क्लास में स्टैटिक मेंबर बनाने हो तो आप उसको क्लास को स्टैटिक बना दोगे, फिर उसके अंदर आप स्टैटिक मेंबर्स डिफाइन करेंगे। नहीं, वो तो भी नॉन स्टैटिक ही है ना। क्लास बनाई हमने, मेंबर को नॉन स्टैटिक कहाँ बनाया? लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने क्लास को स्टैटिक बना दिया तो जो स्टैटिक क्लास होती है वो बोलती है कि मेरी क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर नहीं होगा, प्योर हो गया। प्योर इन द सेंस कि अब उस क्लास में नॉन स्टैटिक मेंबर आप नहीं रख सकते, आपको हर मेंबर को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, चाहे वो फंक्शन होगा, चाहे वो वेरिएबल होगा, चाहे कुछ और होगा।
हर किसी को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्लास बनाने का मतलब है क्लास के अंदर जितने होंगे सब स्टैटिक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप क्लास स्टैटिक नहीं बनाते हैं तो उस क्लास में कुछ स्टैटिक और कुछ नॉन स्टैटिक दोनों बना सकते हो। तो जैसे क्लास पूरी स्टैटिक बना दी तो ये देखना जरूरी है फिर भी पब्लिक स्टैटिक है। हाँ वो तो जरूरी है, तो मेंशन कर देगा आगे वो मेंशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें नॉन स्टैटिक नहीं बना सकते। उसके अंदर नॉन स्टैटिक मतलब अभी एड्रेस पे देखें यहाँ पर एरर आ रही है, कह रहा है कि कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर ऑफ अ स्टैटिक क्लास। तो जस्ट इसको भी आपको स्टैटिक ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। तब ये सही तरीके से काम करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें इसे बिल्ड करके तभी ये सही होगा। तो बेसिकली स्टैटिक मेंबर और स्टैटिक क्लास में क्या डिफरेंस है? अगर हमने स्टैटिक क्लास नहीं बनाई तो उस क्लास के अंदर हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों रख सकते हैं। अगर हमने क्लास को स्टैटिक डिफाइन कर दिया उसमें अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर नहीं आएंगे, बाद में ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। क्योंकि क्लास स्टैटिक क्लास हो गई, मेमोरी उसको डायरेक्टली प्रोवाइड हो गई और उसको ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, नॉन स्टैटिक मेंबर रख नहीं सकते उसके अंदर, क्योंकि वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसको मेमोरी मिलनी नहीं है, ठीक है। इनका फंडा होता है स्टैटिक का। इसके बाद नेक्स्ट इसमें होता है जिसे हम बोलते हैं बेसिकली प्रॉपर्टी। तो मेथड में ये मेथड नहीं है, क्लास के अंदर का एक और मेंबर होता है प्रॉपर्टी। डालिए फिर आप ये देखिए स्टैटिक, सॉरी, प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टी इज जस्ट राइट डाटा एंड रीड डाटा, मतलब वैल्यू सेट करने के लिए, वैल्यू को गेट करने के लिए। यानी कि अगर आपने कोई वेरिएबल मेंबर बना रखा है और उसमें वैल्यू आपको सेट करनी है या गेट करनी है तो उसके लिए कंसेप्ट दिया गया है प्रॉपर्टी। वैल्यू सेट करने के लिए, वैल्यू को गेट करने के लिए। फिलहाल क्या जरूरत है प्रॉपर्टी की? प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है? प्रॉपर्टी की जरूरत है बेसिकली अगर हम प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हैं तो उस केस में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है। नॉर्मली हमने जैसे बना दिया यहाँ पर, सिंपल से कंसेप्ट में लेता हूँ, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, ठीक है। अगर अभी हम पब्लिक के केस में यहाँ से वैल्यू को सेट करना चाहें, इधर आकर के वैल्यूज को सेट करना चाहें और गेट करना चाहें, तो चूंकि अभी पब्लिक है और अगर हम EMP डॉट करते हैं तो हमें सारे मेंबर यहाँ से एक्सेस हो रहे हैं। तो पब्लिक का जो स्कोप होता है वो ओवरऑल होता है, पूरे एप्लीकेशन पर होता है, जिसमें कोई भी वैल्यू सेट कर सकता है, कोई वैल्यू को गेट कर सकता है। और अगर आपके पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मोस्ट डेंजरस, किसी का कस्टमर का अकाउंट बैलेंस है, वो भी सेट कर सकता है। हमने यहाँ से बैलेंस कुछ भी सेट कर दिया, जाकर के वहां अपडेट हो गया, डेंजरस। तो नॉर्मली हर मेंबर को पब्लिक नहीं बनाया जाता, क्योंकि हम हर मेंबर को डायरेक्ट या सबको एक्सेस नहीं देते हैं कि हर कोई उसे एक्सेस कर सके आसानी से। उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं जस्ट पब्लिक की जगह पे प्राइवेट, ठीक है। बट प्राइवेट के केस में इश्यू क्या आएगा? प्राइवेट के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मेंबर एक्सेस नहीं हो रहा है, मतलब राइट करने की फैसिलिटी और रीड करने की फैसिलिटी दोनों ही खत्म हो गई।
ना तो उसमें आप रीड कर सकते हैं ना तो राइट कर सकते हैं। प्राइवेट का स्कोप जो होता है वो इनसाइड क्लास होता है, सेम क्लास के अंदर होता है, बाहर से आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर हम चाहते हैं कि आईडी को हम केवल गेट कर सकें, सेट ना कर सकें। ठीक है, आईडी केवल हम गेट कर सके, सेट ना कर सके, मतलब यूजर जो है आईडी केवल रीड कर सके, उसमें कुछ राइट ना कर सके। ठीक है, तो जनरल नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है कि पब्लिक बना दे, कोई भी सेट कर गेट कर सके। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। फंक्शन जो है या मेथड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है। पहले जब हमारे पास प्रॉपर्टीज नहीं थी तब हम लोग फंक्शन का ही उपयोग करते थे, बट फंक्शन जो होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्बिंग होते हैं। डिस्टर्बिंग इन द सेंस ये होता है कि एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी बनाएंगे और एक गेट करने के लिए बनाएंगे, दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे आपको। अगर आपके पास 10 वेरिएबल हैं 20 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, 20 वेरिएबल है तो 40 जस्ट डबल उतने फंक्शन बनाने पड़ेंगे, और उतने फंक्शन के साथ डील करने में आपको बहुत डिफिकल्टीज होती है। एक फंक्शन में दोनों काम करता है। कैसे? एक फंक्शन में एक को मान देते हैं, एक मान देते हैं। कैसे देंगे आप बताइए? फंक्शन का लाइन सिंटेक्स बताइए मुझे, कैसे देंगे आप? कैट नाम के फंक्शन दोनों चीज डाल दो भाई, करके उसमें पे लगा दो। बहुत सिंपल सी बात है। तो फिर मतलब क्या रह गया? फिर तो बात वही पड़ी ना, फिर तो बात वही पड़ गई। पब्लिक बनाने में वहाँ पे फंक्शन बनाने में क्या डिफरेंस आया? क्योंकि वहाँ पर भी आपको एक ही फंक्शन से किया, अपने फंक्शन का जो एक एक्सेस होगा वही होगा, लेकिन यहाँ पर हम करना दो अलग अलग काम चाहते हैं। तो भाई रीड भी करना चाहते हैं, राइट भी करना चाहते हैं, और रीड हम किसी और तरीके किसी और एक्सेस में देना चाहते हैं, राइट तक और कोई और एक्सेस देना चाहते हैं। और जब आप नॉर्मल एक फंक्शन के थ्रू करेंगे तो क्या होगा? सेम चीज हो जाएगी ना। तो फिर फंक्शन बनाने का फायदा नहीं रहा, तो पब्लिक बनाकर फटगट करें, कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि हमारा जो मोटिव है वह मोटिव ये है कि वैल्यू अलग स्कोप में सेट होगी और अलग स्कोप में गेट होगी। सेट और गेट का उसका जो स्कोप रहेगा दोनों का अलग अलग रहेगा। तो उसके लिए दो फंक्शन बनाते हैं और दो फंक्शन को अलग अलग इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे करेंगे ये? जस्ट मैं क्या करता हूं अभी के लिए, इस सारी लाइन को यहां से डिलीट कर देता हूं या फिर रहने देता हूं। मैं कंस्ट्रक्टर को डिलीट कर देता हूं। ये कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, इसे डिलीट करेंगे, इसे डिलीट करेंगे, कंस्ट्रक्टर से वैल्यू डिलीट कर देंगे। यहां पर हमने कुछ वेरिएबल बनाए, ठीक है। अब मुझे यहां से सब वेरिएबल को प्राइवेट कर देना है, ताकि यहां से कोई वेरिएबल आपको एक्सेस दूसरी क्लासेस ना कर पाए। अगर कोई भी क्लास ईएमपी करती है और डॉट करती है तो उसे कोई वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि अब सब प्राइवेट हो गए। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आईडी सेट करने के लिए और गेट करने के लिए, ठीक है। सेट करने के लिए, गेट करने के लिए हमें बनाने हैं मेथड, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो मैं कहता हूं यहाँ पर पब्लिक फॉर वाइड, ठीक है, सेट आईडी। जस्ट या आईडी को सेट करने के लिए मैं करता नहीं हूं, इट्स अ गेट आईडी। आईडी मुझे सेट ही नहीं करनी, मैं यहाँ करता हूँ रिटर्न, सॉरी इट्स इंटीजर एंड सिंपली रिटर्न आईडी, एंड लेट्स आईडी डिफाइन कर दिए कुछ स्टैटिक
10, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्कोप है वो ये है कि केवल और केवल आईडी को गेट किया जा सकता है, सेट नहीं किया सकता। अगर इस क्लास से कोई वेरी मेंबर आता है तो यहाँ पर वह emp डॉट करता है तो सिंपली उसे गेट आईडी मिलेगा फंक्शन, सेट करने की कोई फैसिलिटी नहीं। बेसिकली अगर उसे गेट करना है तो सिंपल क्या कर सकता है वो यहाँ पर emp डॉट गेट आईडी, बट ये फंक्शन के थ्रू काफी फंक्शन है तो फंक्शन के जैसे इसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ से आपको बाकी के लिए इंप्लीमेंट करना है, भाई मैं चाहता हूँ नेम सेट भी कर सके, गेट भी कर सके, ठीक है। तो आप उसका स्कोप दे सकते हैं, जस्ट पब्लिक वाइड सेट नेम लेट्स स्ट्रिंग नेम, और आपने यहां पर किया जस्ट नेम, वेरिएबल नेगेटिव फिर से आएगी, नेम इज इक्वल, ठीक है। सेम तरीके से पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न नेम, एंड सेम तरीके से सैलरी के साथ भी काम करेंगे, सेट सैलरी गेट सैलरी, ठीक है। अच्छा सैलरी को आपको जैसे एक्सेस देना हो, अभी यहाँ पर हम उसमें आगे और कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने जैसे पब्लिक लगा रहे हैं, प्राइवेट यूज कर रहे हैं, हम प्रोटेक्टेड भी लगा सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड की कंडीशन क्या होगा, हमारा चाइल्ड जो होगा, जो हमारी क्लास को इनहेरिट करेगा वो केवल सेट गेट कर सकता है, ठीक है। तो भाई हमने कहा कि हमारा चाइल्ड केवल वैल्यू को सेट कर सकता है और कोई भी गेट कर सकता है सैलरी को, हमने क्या किया उसे प्रोटेक्टेड कर दिया। तो जो चाइल्ड क्लास होगी केवल वही उसमें सेट कर पाएगा, बाकी सब लोग उसे गेट कर पाएंगे। तो उसमें होता क्या है कि जो डिफरेंट एक्सेस लेवल होता है वो बनता है कि कौन किस मेंबर को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, वही मेंटेन करने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, वैल्यू को सेट कर रहे हैं। सेम टर्म में मैं जल्दी से करता हूँ, पब्लिक वाइड गेट सैलरी, ठीक है। एंड सैलरी हम सेट करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं देते हैं, हम सैलरी यही सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से नहीं एक्सेस करना है, जस्ट गेट नेम, ओके, एंड गेट सैलरी। एंड अब हमें यहाँ पे नेम सेट करना है, तब लेकिन अगर यहाँ पर emp डॉट करेंगे, यहाँ पर हमें एक सेट नेम नाम का केवल फंक्शन मिल रहा है ना, जो सेट नेम वॉट एवर, बट यहाँ पर वैल्यू ये सप्लाई कर दिया, ठीक है। बेसिकली आईडी प्री डिफाइन हो गया, जिसे हम यहाँ सेट नहीं कर सकते, सैलरी प्री डिफाइन हो गया, उसे हम यहाँ सेट नहीं कर सकते, उसे केवल आईडी सैलरी केवल गेट कर सकते हैं, नेम को सेट और गेट दोनों कर सकते हैं। ये दोनों का अलग अलग मतलब सबका अलग अलग एक्सेस लेवल है कि किसे हम एक्सेस देना चाहते हैं और किसे एक्सेस नहीं देना चाहते, ठीक है। ये वैल्यू को सेट करने का और गेट करने का एक ट्रेडिशनल तरीका है जो बहुत पहले से ही C# में यूज हो रहा था, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये सेट जो आपने नेम को सेट किया है, तो इस सेट मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। जब हम कॉल करेंगे उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब वहां पर हम वैल्यू उसकी दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू कोई सेट ना कर सके
हाँ प्री डिफाइन हो हाँ तो वो ऐसे ही कर तो उसे हम नॉर्मली सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे आईडी होती है तो इसलिए वन टाइम डिफाइन होती है। जो वैल्यू आपके पास वन टाइम डिफाइन हो रही है तो आप उसको जनरली करते क्या है कि एक बार सेशन करते हैं, आईडी जनरेट करते हैं, वही आईडी उसकी असाइन कर देते हैं। ठीक है, और वो आईडी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसमें असाइन कर देते हैं एक बार। तो जो एक आईडी होती है वही आईडी हमेशा काम करती है, उसमें आईडी को सेट करने की, एंटर करने की, अपडेट करने की फैसिलिटी हटा देते हैं। यूजर कोई भी उसकी आईडी को अपडेट या सेट कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे काम खत्म है। ठीक है, और जो वैल्यू आपको अपडेट करने की फैसिलिटी देनी है, यूजर अपडेट भी कर सकता है, नल सेट कर दोनों दे दीजिए आप इसे। यूजर केवल सेट कर सकता है, गेट नहीं कर सकता है, केवल सेट प्रॉपर्टी दीजिए उसमें। या दोनों देना है, जस्ट रीड ओनली, राइट ओनली एंड रीड राइट बोथ, दोनों कंडीशन होती है। तो इसका तो अभी पता चलेगा जो एप्लीकेशन पर अभी देख सकता है मैं कैसे सेट करेंगे कैसे। जाहिर सी बात है, अभी तो भाई आप केवल चीजों को सीख रहे हो, जब आप उसे रियल टाइम एप्लीकेशन में कहीं इंप्लीमेंट करोगे तब तो समझ में आएगा यहाँ पर उसका एडवांटेज क्या मिल रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम कोई वैल्यू कहीं से उठाते हैं, हो सकता है वैल्यू आपकी डेटाबेस से आ रही हो सकता है वैल्यू आपकी एक्सएमएल फाइल से आ रही हो सकता है वैल्यू आपकी जेसन फाइल से आ रही हो। ठीक है, तो जब आप उसको उठाते हैं वैल्यू डेटा को, तो आप पहले क्या करते हैं, ले आकर के प्रॉपर्टी में सेट करते हैं। प्रॉपर्टी में सेट करने का मतलब है कि उसको मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, देन उसको अपनी स्क्रीन पर या अपने डिस्प्ले पर डिस्प्ले करा पाते हैं। जब तक आप किसी भी मेंबर्स को मेमोरी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो आपको एक्सेस नहीं देता है। ठीक है, तो इन रियलिटी क्या होता है, जैसे डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर है तो उसका डेटाबेस की अपनी मेमोरी है। अब डेटाबेस से आपने वैल्यू को एक्सेस कर लिया, डेटा एक्सेस कर लिया, तो जब आप उसे एक्सेस करके रैम पे लाओगे तो यहाँ पर भी मेमोरी देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको उसे सेट करना पड़ेगा। एंड देन जब वहां से आप उसे एक्सेस करने का प्रयास करोगे, गेट करना पड़ेगा। तो आपको ये दोनों काम करने पड़ते हैं, सेट भी करना पड़ता है, गेट भी करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ से कोई डाटा फिल किया फॉर्म में, तो फॉर्म में फिल करेंगे पहले कोई मेमोरी में जाएगा, फिर मेमोरी होते हुए फिर डाटाबेस में जाएगा, तो यहाँ से जाकर के वहां सेट होगा, वहां से फिर होकर के वहां जाकर के सेट हो जाएगा वो। ये बैकएंड में प्रोसेस होती है, तो बीच में हमें ये कुछ वेरिएबल्स उनकी प्रॉपर्टीज बना के रखना पड़ता है ताकि हम वैल्यूज को प्रॉपर सेट और गेट कर सकें, कि उन्हें अच्छी तरीके से सेट कर सके, गेट कर सके। ASP.NET तक ये बहुत प्रेफरेबल नहीं है वैल्यू को सेट मतलब प्रॉपर्टीज, लेकिन जैसे आप MVC पे काम करने लगेंगे वहां पर बहुत मतलब अगर आप कोई भी मॉडल का काम करेंगे, डेटाबेस का काम करेंगे, आपको वहाँ प्रॉपर्टी सेट करनी ही करनी पड़ेगी, बिना प्रॉपर्टी का आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी सेट नहीं करेंगे तब तक वैल्यू आपकी आकर के यहाँ पर आपके लोकल मेमोरी में स्टोर ही नहीं होंगी और आप उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वैल्यू सेट करने के लिए वैल्यू प्रॉपर्टी या तो सेट रीड हो सकती हैं और राइट हो सकती हैं, या रीड राइट दोनों हो सकती है। ये पूरी कहानी है प्रॉपर्टी की। अब हमने केवल आपको भी बताया जो वो बताया है ट्रेडिशनल मेथड प्रॉपर्टीज, और हमने प्रॉपर्टी नहीं बताई है, वैल्यू केवल मैंने आपको सेट करना गेट करना बताया है। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, जब प्रॉपर्टी नहीं थी तब हम करते थे। अभी आ गई है हमारे पास प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टीज के अलग अलग वर्जन आ गए हैं, इंप्लीमेंटेड वर्जन। तो आपको वो समझना है, वो सीखना है कि हम प्रॉपर्टीज के थ्रू कैसे वैल्यू सेट करते हैं, गेट करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल वे है वैल्यू को सेट करने का, गेट करने का। तो आज के लिए इतना रखेंगे। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज के थ्रू कैसे वैल्यू को सेट करेंगे आप और कैसे वैल्यू को गेट करेंगे, और उसमें हम कैसे अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं। भाई हमारे पास वैल्यू है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कस्टमर का अकाउंट बैलेंस है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस कस्टमर का 5000 या 500 होना चाहिए। 500 से कम बैलेंस होगा तो वैल्यू सेट नहीं हो सकती है, वैल्यू को ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता।
जस्ट लाइक ट्रांजिशन वगैरह में बहुत यूजफुल होते हैं, कल हम इसे करेंगे तो समझेंगे अच्छे से कैसे होता है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज चूंकि सी शार्प के जैसे अलग अलग वर्जन आए हुए हैं, अलग अलग वर्जन के हिसाब से बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो उन्हें भी हमें कवर करना है, समझना है, देखना है कि हम कैसे कर पाएंगे। तो आज के लिए रखेंगे, कल क्लास में इसे मैं कवर करूंगा, प्रॉपर्टीज को बताऊंगा, तो लंबे लंबे थोड़े से एग्जांपल होंगे। और अभी मैं आपकी प्रीवियस क्लास लेता हूँ 5 मिनट बाद, जो आपका छूटा हुआ डेटा है उसके बाद फिर अब 5 मिनट का आप लोग रेस्ट कर लीजिए।